हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका। नेक्स्ट हमारा लाइव सेशन, आज दूसरा लाइव सेशन है। तो आज हमारा है बेसिक मैथ का लाइव सेशन, और इससे पहले हम लोग कल सैटरडे को मिले थे, क्लास 12th का बायोलॉजी का लाइव सेशन लिया था। ठीक है। और रेगुलरली हर वीकेंड में हम लोग का लाइव सेशन दो शेड्यूल रहेगा। ठीक है। आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और मेरा भी ईजी रहेगा। ठीक है। तो बेसिक मैथ का जो ये सेशन है, तो ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए हो सकता है। ठीक है, क्लास 11th और 12th दोनों इसको अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पहले से आपको कोई चैप्टर नहीं आना चाहिए, या फिर अगर कोई आपको चैप्टर नहीं आता है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये पूरा जीरो लेवल से स्टार्टिंग है। ठीक है, क्लास 11th की बेसिकली बेसिक मैथ तो क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है, ताकि आपके जो फंडामेंटल्स है वो पहले क्लियर हो जाए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ पाए। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th वाले बच्चे दोनों इसको अटेंड कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाओ जल्दी सब लोग। ठीक है। और थम्स अप कर दो जरा लाइव सेशन में, थम्स अप मार दो जरा। ठीक है, थम्स अप लगा दो, और जिसको जो कमेंट करना है। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों लोग को भी बुला लो। संडे है भाई, सब लोग मौज मार रहे हो, मेरे को पता है घर पे बैठकर। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत पूरा दिन पड़ा था मौज मारने के लिए, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, अपने दोस्तों के तक शेयर कर दो लाइव सेशन को। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चालू करते हैं अपना बेसिक मैथ का लेक्चर। ठीक है, बेसिक मैथ के लेक्चर को हम लोग अपना चालू करेंगे। चालू करें। तो उससे पहले थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बेसिकली ज़्यादा कवर भी नहीं किया है ट्रिग्नोमेट्री तक। ठीक है, हम लोग बेसिकली कवर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं, और लॉग कवर कर चुके हैं। तो ये दो पार्ट हमारा कवर हो चुका है प्रॉपर। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन, इंक्लिनेशन, उसके अंदर एक और पार्ट आता है स्लोप, वो, और फिर ग्राफ, यहाँ तक कवर कर ले। और नेक्स्ट अगर हम लोग का शेड्यूल होता है लाइव सेशन, तो उसके अंदर हम लोग कैलकुलस वाला पार्ट खत्म करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये कंटेंट वाला पार्ट क्लियर होगा। फिर हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया जो था वो ले चुके थे हम लोग। डेफिनेशन ऑफ आर्क लेंथ, डेफिनेशन ऑफ रेडियन, रेडियन को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको देखा था। उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं वो देखे थे तीन। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी हम लोग ने डिस्कस किया था। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपको पता होनी चाहिए। और ये एएसटीसी रूल हम लोग ने देखा था कि साइन टेन कॉस का जो रूल है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव होती है, आज फिर से उसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि बीच में हम लोग इसका यूज़ भी करेंगे। और फिर क्या करने वाले हम लोग, ये जो दो रूल देखा था कि एएसटीसी का रूल क्या कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आप फिजिक्स में बार बार यूज़ करोगे, वो है इसका कुछ झलक है। ठीक है, सारे आइडेंटिटीज नहीं लिखवाया, क्योंकि ये हमारा मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, ये हमारा बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स है, जो आपको फिजिक्स में चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए जो चाहिए वो। चलिए चलिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। आगे फिर हम लोगों ने लॉग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लॉग को डिनोट कैसे करते हैं, लॉग को पढ़ा कैसे जाता है, कि लॉग में कोई वैल्यू लिखी हो तो उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों के बारे में देखा था, और लॉग के कुछ फंक्शंस को भी देखा था, लॉग की कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज देखी थी लॉग की क्या क्या होती है। ठीक है, आई होप आप ये सारे लेक्चर्स अटेंड करके आए होंगे। बेसिकली कोई भी प्री रिक्विसाइट नहीं है, कि क्योंकि बेसिक मैथ में हर टॉपिक एक नया टॉपिक है। जैसे कि हम लोग ने अभी लॉग खत्म किया, लॉग एक इंडिविजुअल टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा अप्रोक्सीमेशन, और इसका यूज हम पूरे फिजिक्स में भर भर के करते हैं। ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि क्लास 11 में किस चैप्टर के अंदर हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हर जगह सारे चैप्टर्स के अंदर अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करते, बट अप्रोक्सीमेशन शब्द हम लोग बहुत बार यूज करते हैं कि हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट इतना आया है। इन फिजिकल केमिस्ट्री और इन फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल जो बड़े बड़े होते हैं, तो हम लोग अप्रोक्स आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना हम आज सीखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन
इन द फॉर्म ऑफ बायनॉमियल एक्सप्रेशन और इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज टू आर वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चालू करें अपना आज का पहला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा अप्रोक्सीमेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन शब्द आ गया है, इसके बारे में तो समझते हैं। अप्रोक्सीमेशन करते क्यों? बेसिकली अप्रोक्सीमेशन किया जाता है कोई भी बड़ा कैलकुलेशन हो, कोई भी बड़ी चीज हो रही हो, उसको अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इन एग्जैक्ट मैनर, वहां पे हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते क्यों हैं और कैसे करते हैं? ठीक है, तो पहले हम दो कंडीशन को लिखेंगे, तो दो कंडीशन को समझेंगे, क्योंकि वो दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन काम करेगा। ठीक है, वो दो कंडीशन क्या है? ठीक है, टू कंडीशन दैट मस्ट बी फॉलो, ध्यान रखिएगा, मस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी है कि ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन एक बेटर अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा। ठीक है, दैट मस्ट बी फॉलोड इन द अप्रोक्सीमेशन, इन द नहीं, वाइल डूइंग अप्रोक्सीमेशन, फॉलोड वाइल डूइंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, वाइल डूइंग अप्रोक्सीमेशन आपका क्या होना चाहिए? ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन सी दो कंडीशन है वो देखिए, वो दो कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन है आपका थीटा मस्ट बी, थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। और दूसरा बात है हमारा थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉलो होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन बेस्ट होगा। हर्ष पूछ रहे हैं कि 0/0 इज इक्वल टू 1। तो देखो भाई, ये जो मैथ का जो आपने क्वेश्चन पूछा है 0/0 इज इक्वल टू 1, ये बेसिकली नॉन आइडेंटिफाइड। ठीक है, अभी तक किसी ने खोज नहीं की है, तो ये बचकाना सवाल है। ठीक है, बेसिकली ये नॉन आइडेंटिफाइड है, अभी तक किसी ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि 0 को 0 डिवाइड करने पर 1 आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा जो है आपका रेडियन में होना चाहिए। अब रिकॉल करते हैं कि थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में, आपको याद होगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लें। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पर, थीटा जो है मस्ट बी इन रेडियन, तो यहाँ पर क्या होगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, अगर आपको कोई भी थीटा की वैल्यू निकालनी है रेडियन में, तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे को 1 डिग्री निकालना है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाय 180। अगर 180 डिग्री आपका पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन आपका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आपको कोई वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए 60 डिग्री निकालना है, तो क्या कर देंगे आप? 60 पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन। ये थोड़ा सा आपका पिछले लेक्चर्स का थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर्स का ये थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये रेडियन में कन्वर्ट करना आता होगा। कितने लोग कन्वर्ट करना आता है, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो जरा। कितने लोगों को ये बात समझ आती है कि कैसे हम एंगल से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो ये दो कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, तब आपका क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन लगेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर थीटा हम लोग स्मॉल मान रहे हैं, तो कितना स्मॉल होना चाहिए? यहाँ पे एक सवाल आता है, हाउ स्मॉल। ठीक है, क्वेश्चन क्या उठेगा? हाउ स्मॉल इज वेरी स्मॉल। ठीक है,
कि थीटा हम लोग कितना स्मॉल मान सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा एक्सपेरिमेंट देगा। आप कितना एरर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर बर्दाश्त कर सकते हो, उतना डिग्री आप थीटा क्या मान सकते हो, स्मॉल मान सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी कितना है। किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप कितने लेवल तक एरर बर्दाश्त कर सकते हो, उसी हिसाब से आप अपना थीटा को रख सकते हो। ठीक है, आपके लिए थीटा घर पे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर किसी स्कूल के लैब के अंदर आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो आप उसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को भी वेरी स्मॉल मान सकते हो। ठीक है, अगर आप थीटा इक्वल टू 1 डिग्री भी ले रहे हो उसको भी स्मॉल मान सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हो, किस लेवल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कितने एक्यूरेसी में आपको एरर आप बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, लेवल ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड इन द एक्सपेरिमेंट, एक्यूरेसी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कितना परसेंट एरर आप बर्दाश्त कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप इसरो के एक साइंटिस्ट हो। ठीक है, आप एक इसरो के साइंटिस्ट हो और आपको रॉकेट लॉन्च करना है। ठीक है, अब रॉकेट का एक पर्टिकुलर एंगल फिक्स, ठीक है, इतने एंगल पे रॉकेट को रिलीज किया जाए। अगर वहां पे आप थीटा, अगर आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन वहां कर रहे हो, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट, देखो पूरे फिजिक्स के अंदर कहीं पर भी हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते ही नहीं। ठीक है, पूरे फिजिक्स के अंदर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी करते ही नहीं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही चलती है। तो जितना भी अगर आप इसरो में जाओगे वहां पर भी कुछ लेवल का एरर वहां पे चलता है। ठीक है, बट कितना एरर, मान लीजिए आप वहां पे 0.1 डिग्री का भी एरर कर रहे हो, तो वहां पे वो बर्दाश्त नहीं है। थीटा इक्वल टू 0.1 डिग्री भी आप वहां एरर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट और आपका जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि थीटा आपका कितना स्मॉल होना चाहिए और थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए क्या क्या हमें रूल चाहिए। अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर हमारे पास जो थीटा है हमारा वो बहुत स्मॉल है, तो हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, या फिर अगर हम बात करें टेन थीटा इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली टू द थीटा। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा कि कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा और टेन थीटा दोनों आपका थीटा के बराबर है अगर थीटा स्मॉल है। बट यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि क्या हम कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा अगर थीटा स्मॉल है, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा। बट क्या हम कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल सकते हैं, तो आंसर है नो। कॉस थीटा कैन नॉट बी अप्रोक्सीमेटली टू थीटा अगर थीटा वेरी स्मॉल। क्यों है इसका भी मैं अभी प्रूफ दूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब चलिए थोड़ा सा 10th क्लास में वापस जम मारते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा की मेरे को क्या बताइए, वैल्यू बताइए। ठीक है, फॉर्मूला जो बेसिक हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम का ही पार्ट है। ठीक है, पाइथागोरस से ही हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का इजाद हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहीं से आपके सारे, और ये जो परपेंडिकुलर के सामने वाला थीटा इसी को लेकर हम पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबकी हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला आता है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई होप आपको ये फॉर्मूले सारे पता होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि अगर ये वाला जो थीटा हमारे पास जो दिख रहा है इसको हम स्मॉल करते हैं, वेरी स्मॉल बोला है। ठीक है, वेरी स्मॉल बोला है, तो
डायग्राम के थ्रू उसको डिपिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं थीटा को थोड़ा सा लार्ज करके बनाऊंगा ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि क्यों हमारा ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाला हूँ जिसका थीटा आपको मान के चलना है कि स्मॉल है। ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बोला है, वेरी स्मॉल मतलब अप्रोक्सीमेटली। मान लीजिए अगर मैं 0.1 डिग्री ले रहा हूँ थीटा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के बराबर ही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे क्या, मैंने एक स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसका थीटा बहुत छोटा, ठीक क्या है, थीटा बहुत ही छोटा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊँ ताकि आपको समझ आए। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, थीटा बहुत छोटा है। मान लीजिए इसको मैंने जूम इन कर दिया, ये थीटा छोटा है, उसको मैंने जूम इन कर दिया। मान लीजिए देखिए, ये थीटा कुछ ऐसा है, ये जो थीटा है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये थीटा कुछ ऐसा है। इसी पार्ट को मैंने क्या किया है, जूम इन कर दिया है और इसको मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो मैं ये दोनों एंगल को ऑलमोस्ट 90 डिग्री कह सकता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री कह सकता हूँ। अगर ये थीटा वेरी स्मॉल है तो ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं और ऑलमोस्ट 90 डिग्री। आई एम नॉट सेइंग दैट एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है, बट दे आर अप्रोक्सीमेटेड टू द 90 डिग्री। कितना हो सकता है एंगल, 89.99 हो सकता है, 89.98 हो सकता है। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेटेड चलता है। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ये थीटा स्मॉल है तो मैं कुछ स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। मान लीजिए ये जो मैंने पार्ट बनाया है, इतना पार्ट जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, ये किसी एक बड़े सर्कल का हिस्सा है। ठीक है, ये किसी एक बड़े सर्कल का हिस्सा है। मान लीजिए ये किसी एक बड़े सर्कल का हिस्सा है और उसके अंदर मैंने ये छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि सर्कल एक पॉलीगॉन होता है। ठीक है, जिसके अंदर इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन्स होती है। इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन से मिलकर हमारा एक सर्कल बना रहता है। ठीक है, आप किसी भी पॉलीगॉन के साइड्स को बढ़ाते जाओगे, किसी भी पॉलीगॉन के साइड्स को अगर बढ़ाते जाओगे तो एक सर्कल का फ्रेम ले लेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है तो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये आपका क्या है, एक सर्कल का पार्ट है और ये जो सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए पूरा सर्कल मैंने नहीं बनाया। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका सेंटर पॉइंट है सर्कल का और ये जो बेस वाला पार्ट है ये आपका रेडियस है। ठीक है, और थीटा मैंने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया है, तो हाइपोटेनस भी आप क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड टू द रेडियस हो जाएगा। अब बट ये जो पार्ट है आपका परपेंडिकुलर वाला पार्ट, वो क्या हो, वो आपका हो जाएगा आर थीटा के बराबर। अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा आपका क्या, परपेंडिकुलर। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है ये आपका सिमिलर है आर्क लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ये आर्क लेंथ ही तो है। आर्क लेंथ के बारे में हमने देखा था कि आर्क लेंथ क्या होता है, आर थीटा के बराबर होता है। तो ये परपेंडिकुलर को मैं अप्रोक्सीमेटली आर थीटा लिख सकता हूँ। अब इतनी बात आ गई, अगर थीटा स्मॉल है तो ये सारी चीजें हो रही होंगी। अब चलिए इन सब को प्रूफ करते हैं, और कॉस थीटा को थीटा के इक्वल क्यों नहीं लिख सकते। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चला गया है। ठीक है, तो मैंने अभी अपना इमेज नहीं ऑन किया है। ठीक है, चलो चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बात कर रहे थे कि थीटा अगर स्मॉल होगा तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो भी एक थीटा है वो आपका एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, और बेस आपका रेडियस के बराबर है, और अगर थीटा स्मॉल हो रहा है तो हाइपोटेन्यूज भी आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो आर थीटा के बराबर है। अब इसको हम लोग पुट करते हैं साइन टेन कॉस के वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो चलिए, तो साइन थीटा क्या होता है आपका। ठीक है, तो चलिए, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है आपके पास, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो बात था अप्रोक्सीमेशन वाला वो सच है कि नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, टी क्या हो जाएगा, आर थीटा के बराबर हो जाएगा। एच क्या है हमारा, आर के बराबर है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आर थीटा के बराबर है और बेस आपका आर के बराबर है। ठीक है, और फिर क्या, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली का साइन मत लगाना भूलिएगा।
ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा आपका ये बेस क्या हो जाएगा आर, रेडियस के बराबर, हाइपोटेन्यूज भी रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर से आर कट जाएगा, आर से आर ये कट जाएगा, और ये आर से आर कटने के बाद आपको दिख जाएगा कि कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है। कॉस थीटा आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है और साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, तो ये सारी अप्रॉक्सीमेटली वाली बात यहाँ पर सच हो गई कि अगर थीटा स्मॉल होगा तो प्रूव भी करके दिखा दिया कि हाँ ये बराबर है। बट अभी आपका दिमाग फिर से घूमेगा। ठीक है, दिमाग फिर से क्यों घूमेगा, क्योंकि कॉस थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सोच कर आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। ठीक है, मेरे को पता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हजम कीजिए ताकि मैं अपना अभी इमेज ऑन कर लेता हूँ, अपना इमेज ऑन कर लेता हूँ। तो वी आर बैक विद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब अपना चालू कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर होगा अभी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं कि कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेटली, भाई ये क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको सोच समझ के लिखा होगा ना, ऐसे तो नहीं लिखा है। चलो इसको प्रूफ करते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, हमारे पास पेज खत्म हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रॉक्सीमेशन खत्म हो गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रॉक्सीमेशन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि कोई भी हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम है, ठीक है, बायनॉमियल इक्वेशन है, तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, उसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशन लिखी है। क्या लिखी इक्वेशन हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन हमारा पास लिखा हुआ है। और इसके अंदर क्या बोला है मैंने कि जो एक्स है इज वेरी मच लेस देन 1। ठीक है, जो एक्स है हमारा वो वेरी मच लेस देन क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, वेरी मच लेस देन 1 के इक्वल है, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं इसको, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एन इंटू एक्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन के बराबर हो जाएगा अगर एक्स हमारा वेरी स्मॉल है किससे, 1 से। ठीक है, एक्स क्या है हमारा, वेरी स्मॉल है किससे, 1 से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, तो बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन आपका इस फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़े बड़े फॉर्मुलेज नहीं है इसमें। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, हमारे पास रूट 1.02 को निकालने का हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, रूट 1.02 का हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकालना है। अब इसको हम लोग एग्जैक्ट मेथड से भी सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, पर वो थोड़ा लंबा है मेथड है, आप डिवीजन रूल लगाओगे उसके बाद उसको निकालो। बट अगर मैं बोलूँ कि बाय बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन आप इसका आंसर निकाल सकते हो, चलिए निकाले इसका आंसर। चलिए, तो यहाँ पे आंसर कैसे निकलेगा आपका, 1.02 का जो रूट है उसको हम पहले हटा देंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1.02 की पावर क्या लिख सकता हूँ, हाफ। ठीक है, पहले हम इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इस फॉर्म में तोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एग्जैक्ट हमारे अप्रॉक्सीमेशन तक हम पहुँच पाए। ठीक है, एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशन तक हम पहुँच पाए। तो इसको इस फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.02 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और उसके पावर हाफ लगा सकते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले से ना कंपेयर करते हैं कि 1 हमारा 1 की जगह, एक्स की जगह हमारा क्या आ गया है, 0.02। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, उसकी पावर क्या है, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस 1/√2 अंदर आ जाए, 1/2 अंदर आ जाएगा और ये 0.02 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 0.01। तो ये आप हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.01, इसका अप्रॉक्सीमेटेड क्या आंसर आ जाएगा।
रूट 1.02 को हम अप्रॉक्सीमेटली 1.01 लिख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करना हो कैलकुलेटर से आप वो भी कर सकते हो और आपका आंसर इसी के अप्रॉक्सी आएगा। ठीक है, तो बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही अच्छा अप्रॉक्सीमेशन होता है। अगर आपको यूज़ करना हो किसी भी लंबे कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए इस फॉर्म में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे एक और। मान लीजिए अगर हमें ये करना हो 1009 की पावर 1/3, अगर आपको इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले हम एक और बात को जान लेते हैं जो कि आपका बहुत ज़रूरी है बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन समझने के लिए। तो बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन आपका खाली इस फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है। 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में अगर कोई भी लिखा होगा बायनॉमियल एक्सप्रेशन तो आप इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या थी? कंडीशन वही थी कि आपका जो एक्स होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका एप्लीकेबल था। बट यहाँ पर अगर आप तोड़ोगे भी इसको तो आप कैसे लिखोगे? 1000+9। ठीक है, 1000+9 लिखोगे आप इसको, तो यहाँ पर ये आपका अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन काम आपका नहीं करेगा। तो क्या होगा? तो क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है। मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा है a प्लस बी की पावर n लिखा है, तो यहाँ पे यही हुआ है। 1000 आपका a है, 9 आपका n है। तो यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पर क्या कंडीशन क्या फॉलो होगी? जो b है वो लेस देन a है। ठीक है, जो b है आपका वो वेरी मच लेस देन a है। तो आप इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो भी बड़ा नंबर होगा उसको कॉमन निकाल सकते हो बाहर। ठीक है, कॉमन निकाल सकते हो बाहर और अंदर क्या कर सकते हो, उसी को b से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और पावर n चढ़ा सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा बायनॉमियल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा जो हम लोग आगे जाके लगा सकते हैं। ठीक है, किया क्या मैंने कि a प्लस बी की पावर n के टर्म में हमारा कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका सेकेंड टर्म है b वाला वो a से छोटा होना चाहिए। a से छोटा होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि बिगर वाले को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, बिगर वन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आउट हो जाएगा। बिगर वन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन आउट हो जाएगा। कॉमन उसको बाहर निकाल लेंगे और b से उसको डिवाइड कर देंगे। कितना कर लिया, अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया हमारा, देखिए 1 और x की जगह क्या आ जाएगा, b/a। अब इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर n 1 प्लस b की पावर b/a की पावर n। अब इसको भी हम खोल लेंगे, a की पावर n 1 प्लस n b/a। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू किसकी हो जाएगी, a प्लस b की पावर n की। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हम लोग ने देख लिया जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन आउट निकालेंगे। 1000 बड़ा है, ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 बोल सकते हैं और बी हमारा टर्म हो जाएगा 9। अब हम लोग देखा कि बी हमारा वेरी मच लेस देन ए होना चाहिए। तो दिख रहा है आपको 9 और 1000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो 1000 को, बड़े नंबर को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। 1000 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस b/a मतलब 9/1000 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, और आगे हम इसको सॉल्व करें। यहाँ पे 1000 की पावर n आ जाएगी, 1 प्लस n 9/1000। n कितना है हमारे पास, यहाँ पर n हमारे पास है 1/3। तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे, 1000 की पावर 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू 9/1000। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्यूब रूट करेंगे 1000 का 10 आ जाएगा। 10 इंटू 1 प्लस 3/1000। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, 10 इंटू 0 10 इंटू 1.003। तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 10.03। तो हम लोग 1009 की पावर 1/3 को अप्रॉक्सीमेटली 10.03 लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा
अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट समझ आया होगा। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को हमें इस फॉर्मेट में ही हमेशा डिनोट करके फिर आगे सॉल्व करना है। जब तक बायनोमियल एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्मेट में ना हो और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी कौन सी वाली, x इज वेरी मच लेस देन 1, तब तक आप बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 कंडीशन को हम लोगों ने फॉलो किया था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक कंडीशन को फॉलो करते हुए चलना है, जो कि आपका यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। जब तक आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक आप अप्रोक्सीमेशन बायनोमियल वाला नहीं लगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इतना क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपना लास्ट अप्रोक्सीमेशन का, जो कि आपका है एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन। तो थिंक हमारा, हाँ ये रहा। तो एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन आपका ये रहा। तो अप्रोक्सीमेशन आपका एक्सपोनेंशियल वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, सिंपल आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए अगर आपके पास ये लिखा हुआ e की पावर x और यहाँ पे कंडीशन क्या है, x हमारा वेरी मच लेस देन 1 है। ठीक है, हर अप्रोक्सीमेशन में क्या कर सकते हैं हम, x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी मान के चलते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन छोटे वैल्यूज के लिए ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू आपका क्या है, वेरी मच लेस देन 1 है, तो हम e की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स। e की पावर x को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये कंडीशन है तो आप एक्सपोनेंट वाले फॉर्मेट में e पावर x को 1 प्लस एक्स के इक्वलवेलेंट मान सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये अप्रोक्सीमेशन पूरा समझ आया होगा। अप्रोक्सीमेशन आपका 3 था, ट्रिग्नोमेट्रिक, बायनोमियल और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलिए एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। तो अभी तक उन्होंने जितना भी पढ़ा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन देख लिया, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन देख लिया, और क्या देखा हम लोग ने, एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन भी देख लिया। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वाला पोर्शन खत्म, हमारा एक टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब बात करते हैं इंक्लिनेशन। चलिए अब हमारे पास बढ़िया टॉपिक चालू होने वाला है। ठीक है, सब लोग रेडी हो जाओ, अभी हमारा बढ़िया टॉपिक चालू होने वाला है, इंक्लिनेशन। चलिए चालू करते हैं। अब इंक्लिनेशन अगर हम लोग ने पढ़ा तो उससे हमारे पास प्रॉफिट क्या होने वाला है, पहले प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ से अभी जो हमारे पास टॉपिक्स आएंगे वो देखा जाए अप्रोक्सीमेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठते हो, खासकर जेईई और नीट, तो ग्राफ इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। तो ग्राफ में हमारे पास अभी क्वेश्चन आएंगे। पहले हम लोग इंक्लिनेशन पढ़ेंगे, इंक्लिनेशन में हम लोग स्लोप निकालना सीखेंगे, स्लोप को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इंक्लिनेशन के अंदर हम लोग स्लोप को निकालना देखेंगे, थीटा कैसे डिनोट करते हैं उसको देखेंगे, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये इंक्लिनेशन के अंदर हमारे पास 3 सब टॉपिक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में भी हम लोग इसके अंदर कवर कर लेंगे आज। ठीक है, तो ये बात है, और ये सारी बातें हमारी आगे जितने भी हम लोग क्लास पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर जो भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मोमेंटम और वेलोसिटी का टाइम ग्राफ, और फोर्स और एक्सेलरेशन का टाइम ग्राफ, सब आपका इंक्लिनेशन, स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो देखेंगे। फिर हमारे पास आएगा कोनिकल ग्राफ, जैसे कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सारे ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब इंक्लिनेशन को जरा चालू करते हैं। चलिए, तो इंक्लिनेशन के लिए भी हमारे पास कंडीशन, क्या कंडीशन है भाई, पहला, पहले तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके अंदर समझते हैं कि क्या है। एक ग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर इंक्लिनेशन दिखाते हैं। तो इंक्लिनेशन मतलब समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे, इंक्लिनेशन मतलब कितना आपका जो स्लोप है, कितना आपका स्लोप है वो क्या है, इंक्लाइंड है। तो कितना आपका स्लोप क्या है, इंक्लाइंड है। सरफेस देखते हैं ना, इंक्लाइन सरफेस, कितना आपका जितना भी थीटा होगा, जो भी आपका जो थीटा होगा वो बढ़ता जाएगा, तो आपका इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा, मतलब आपका स्लोप बढ़ता जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये रहा। तो यहाँ पे मैं एक, चलिए ग्राफ बना लेते हैं बढ़िया सा। तो यहाँ पे ये मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया।
और इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक बना दूँ। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ, थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक और ग्राफ में इसको ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, और इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अच्छे से समझ आए। यहाँ से भी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक, तो ये रहा। अब यहाँ से भी मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर, ये एक और ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर। अब चलिए यहाँ पे इंक्लिनेशन निकालते हैं। इंक्लिनेशन का बेसिकली मतलब है थीटा निकालना किसी भी ग्राफ का। किसी भी ग्राफ का हम लोग यहाँ पे थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए 3 कंडीशन का फॉलो करना आपको ज़रूरी है। क्या क्या है वो 3 कंडीशन है? पहली कंडीशन कि जो भी आप थीटा लोगे वो क्या होगा, मस्ट बी टेकन फ्रॉम मस्ट बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के तरफ से आप क्या लोगे, थीटा को लोगे। अब मस्ट इसलिए बोला क्योंकि देखिए अगर आप थीटा को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो रूल है वो फॉलो किया जा रहा है और यही रूल को आपको फॉलो करते हुए चलना है अगर आपको दिक्कत में नहीं फंसना। क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से ले लेंगे थीटा तो सॉल्व कैसे करेंगे फिर आगे का पार्ट। ठीक है, इसलिए थीटा आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेना है। ये बात हो गया। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नॉट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये आपका पॉजिटिव बाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव बाई एक्सिस। तो मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका थीटा होना चाहिए। और थीटा जब भी आप मेजर कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में आपको मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, तो वो आपका हो जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन आपका हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका रहना चाहिए। दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डायरेक्शन है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे आपको थीटा मेजर करना है, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहला बात कि थीटा मेजर होगा आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। ये आपका राइट साइड जो भी है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है पूरा। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब थीटा हमारा किसके बिटवीन रहना चाहिए, किस एंगल से किस एंगल के बीच में आपका थीटा मेजर हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 180। 0 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा आपका थीटा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको फॉलो करते हुए चलना है जब भी आप इंक्लिनेशन किसी भी स्लोप का निकाल रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो। ये क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, अब ये स्लोप बनाया है, अब ये स्लोप डिपिक्ट क्या करता है। ठीक है, ये स्लोप का कुछ तो मतलब होगा ना कि अगर आप किसी ग्राफ के अंदर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर आप स्लोप दिखा रहे हो, इंक्लिनेशन दिखा रहे हो, तो उसका कोई मतलब निकल रहा होगा, थीटा दिखा रहे हो तो स्लोप आपका डिनोट होता है, स्लोप को हम डिनोट करते हैं लेटर एम से। और ये जो लेटर एम है ये आपका होता है इक्वल टू टेन। और यही टेन थीटा आपका क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन कहलाता है। यही टेन थीटा आपका इंक्लिनेशन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है आपका, इंक्लिनेशन कहलाता है। अब चलिए, अब कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इंक्लिनेशन के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं। चलिए देखिए, केस नंबर 1। केस नंबर 1 आपका क्या है, कोई भी ग्राफ के अंदर अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, क्या दिखाना है, ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है, उसको कैसे दिखाएंगे, उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको कैसे समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन का पहले केस हम लोग देखते हैं। ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा क्या होगा, तो थीटा होगा। ठीक,
इंक्रीजिंग फंक्शन में जो इंक्लाइन सरफेस का इंक्लाइन स्लोप का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में आपका क्या रहेगा, इंक्लिनेशन रहेगा, तब आपका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीज होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के हेल्प से मैं आपको समझाऊँ। तो इस कॉर्नर पे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ डायग्राम में। ये आपका हो गया। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ बना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई। ठीक है। अब मैं एक स्लोप बनाता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे मैं एक स्लोप बनाता हूँ। ये मैंने एक स्लोप बनाया। ठीक है, ये मैंने एक स्लोप बनाया। अब इस स्लोप में हम क्या करेंगे, स्लोप में हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो। अब ये फंक्शन इंक्रीज कैसे कर रहा है, उसका एक ही लॉजिकल रीजन हो सकता है कि आपका टेन थीटा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब पॉजिटिव है। टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। और ये आपका दो ही केस में हो सकता है। ये आपका दो ही केस में हो सकता है। एएसटीसी रूल की तरफ अगर हम बात करें, एएसटीसी रूल की तरफ फिर से एक बार रुक करते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि टेन थीटा पॉजिटिव दो केस में हो सकता है। देखिए, एएसटीसी रूल की तरफ मैं वापस चलता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं कि यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका टेन थीटा की वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव रहेगी। समझ गए बात। क्यों मैं दो कंडीशन बता रहा हूँ कि दो कंडीशन में आपका टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग ने ये पहले डिसाइड कर लिया है कि थीटा आपका दो क्वाड्रेंट के बीच में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट को भी भूल जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट को भी भूल जाइए, क्योंकि हम लोग थीटा 180 टू 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री के बीच में रखेंगे। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग खेलने वाले हैं। ठीक है। हम लोग जाएंगे ही नहीं थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ स्लोप के मामले में। ठीक है। तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात ही नहीं करना। ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में रहेगा। अब टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस क्या है आपका, एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर क्या है आपका वाई। अब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट को सेटअप करते हैं और उसको ऐसे समझते हैं, कोऑर्डिनेट को समझते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास टेन थीटा हमारे पास आता है। टेन थीटा निकालना होता है तो हमारे पास उसको लिखते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स। क्यों ऐसे लिखते हैं देखिए। तो यहाँ पे हम पहले दो पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा y2, ये हमारे पास हो जाएगा y1, ये y1 हो जाएगा। y1 वाला पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x1। ये y2 पॉइंट है, तो ये बात हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर x2। ये हमारे पास x2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है x1 से लेके x2 तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास डेल x हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास y1 से y2 के बीच में, ये हो जाएगा डेल y। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो स्लोप है आपका ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। ठीक है। एडजेसेंट एंगल हमारे इक्वल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब कितने कहाँ से लिया हम लोग ने, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थीटा लिया है। थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और थीटा हमारा 0 से 190 डिग्री के बीच में। ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होगा जब आपका थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टेन थीटा हमारा स्लोप के बराबर होता है। स्लोप अगर हमारा इंक्रीजिंग होना होगा तो हमारा टेन थीटा पॉजिटिव होगा। स्लोप अगर हमारा पॉजिटिव चाहिए हमें तो टेन थीटा पॉजिटिव करना होगा, तो तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये रहा। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या आ गया, डेल वाई बाय डेल एक्स, परपेंडिकुलर डेल वाई बेस डेल एक्स। तो ये हमारे पास आ गया टेन थीटा, स्लोप आ गया आपका पॉजिटिव। ये हमारे पास है फॉर स्ट्रेट लाइन। फॉर स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हम लिख सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई कर्व गिवन, फॉर कर्व, कर्व में इंक्लिनेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। बट आप देख लीजिए कि कर्व में हमारे पास टेन थीटा निकालना, तो क्या होगा वो डी वाई बाई डी एक्स। कर्व में हम लोग जो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्लोप बनाते हैं, उसके अंदर जो चेंज होता है वाई और एक्स का,
बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम लोग डेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, चेंज बड़ा है तो डेल्टा, चेंज छोटा है तो डेल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारा केस वन इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का। केस सेकंड क्या है आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन का केस है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है आपका, थीटा क्या रहेगा? थीटा आपका 90 टू 180 डिग्री के बीच, किसके बीच में रहेगा? थीटा आपका 90 टू 180 डिग्री के बीच में रहेगा। तो देखिए 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो आपका स्लोप भी क्या होगा? स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। और स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा? स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो क्या होगा? स्लोप आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं डिक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। तो ये जो फंक्शन आपका है, ये जो फंक्शन मैंने बनाया, ये जो ग्राफ बनाया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। ये रहा थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिया है। थीटा आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूज है। थीटा क्या ऑब्ट्यूज है? मतलब 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, थीटा क्या आपका 180 डिग्री से छोटा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो टेन थीटा की वैल्यू, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, तो मैं क्या ले रहा हूँ, 2 पॉइंट फिर से। ये हमारे पास हो जाएगा y1, y2 और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हम क्या ले सकते हैं, y1 ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा x2, x1 और ये हो जाएगा x2, ये x1 हो जाएगा, ये x2। ठीक है, तो ये डेल x हो जाएगा आपका, ये डेल y हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका टेन थीटा क्या आ जाएगा? वैसे ही नेगेटिव। टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। और टेन थीटा को अगर हम लिख दें डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको हम लोग एक और तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि टेन थीटा नेगेटिव क्यों आ रहा है। ठीक है, टेन थीटा के नेगेटिव क्यों आ रहा है? अगर हम क्या करें, टेन क्या करें, अगर हम टेन थीटा को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि नेगेटिव, तो हमें पता है जो टेन 180 डिग्री होता है, टेन 180 डिग्री जो होता है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका थीटा क्या रहता है? नेगेटिव। एक इस तरीके से भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्लोप आपका नेगेटिव क्यों आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव क्यों आ रहा है। एक और तरीके से हम दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो मेथड आपको अभी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में बेसिकली आपका स्ट्रेट लाइन इंक्लिनेशन वाला पार्ट बहुत लंबा जाता है, यहाँ पे हम लोग छोटे से पार्ट में कवर कर रहे हैं। ठीक है, छोटे से पार्ट में इसको कवर कर रहे हैं। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आई होप आपको ये इंक्लिनेशन वाला पार्ट समझ आ रहा है। अब दो केस और बनते हैं, दो केस और बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेजेस कम पड़ गए, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ पे ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ बात करते हैं अपन थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है? अगर हमारा थीटा एग्जैक्ट 0 डिग्री के बराबर हो जाए तो क्या हो? तो उस ग्राफ को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो यहाँ देख लीजिए, थीटा अगर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा तो देखिए टेन थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कैसा स्लोप होगा आपका? स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ पता होगा आपको कैसा होगा? जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ देखेंगे कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट चलता है, तो जब हम लोग
ग्राफ निकालेंगे एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो ग्राफ वहाँ पे भी हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा बना, कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा बना। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो अगर हम कांस्टेंट का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे ये ऐसा बन सकता है। थीटा क्या है हमारे पास, 0 डिग्री। कांस्टेंट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। बेसिकली कांस्टेंट का होने का मतलब क्या है, आप अगर एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट द टाइम। जब तक आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका वाई क्या रहेगा, थ्रू आउट द कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। अगर आप एक्स बढ़ाओगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप एक्स बढ़ाते जाओगे तो वाई क्या रहेगा, थ्रू आउट द कांस्टेंट रहता रहेगा। तो यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि अगर थीटा जीरो है, अगर थीटा जीरो है तो ग्राफ विल बी, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट भी आपको समझ आ जाएगा। फोर्थ वाला केस भी बहुत ही सिंपल है। क्या है यहाँ पर, थीटा 0 डिग्री है तो हमारा स्लोप क्या है, कांस्टेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स। इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस आपका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्लोप क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और पैरेलल रहेगा आपका एक्स एक्सिस। वाई डायरेक्शन में आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर हम थीटा को क्या करते हैं, फोर्थ केस लास्ट केस है इसका। फोर्थ केस अगर हम देखें तो थीटा हमारा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट। ठीक है, ये रहा ग्राफ आपका, यहाँ पे ग्राफ ये रहा। तो क्या होगा यहाँ पर, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, स्लोप आपका क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट। 90 डिग्री हो गया स्लोप, तो एक्स डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और पैरेलल किसके डायरेक्शन में रहेगा, वाई के, वाई के डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा, स्लोप क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल रहेगा। थीटा 90 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू द, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन होता है 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री हो जाएगा। और टेन 90 डिग्री क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये रहेगा वाई एक्सिस, जो कि उसकी कुछ वैल्यू होगी वाई की। ठीक, वाई की आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, एक्स क्या रहेगा थ्रू आउट द, डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल वाई होगा, डेल वाई, वाई निकल के आ जाएगा कुछ, डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डेल एक्स जीरो हो जाएगा तो हमारा स्लोप क्या रहेगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। और इसी नॉट डिफाइंड को हम लोग बात मांगे चलते हैं इन्फिनिटी। तो टेन थीटा इन्फिनिटी हो गया तो स्लोप आपका इन्फिनाइट होगा। ठीक है, स्लोप आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी अगर डाउट हो आ रहा होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, तो हमारा इंक्लिनेशन वाला पार्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं स्लोप इन कर्व। अब कर्व्स के अंदर हम स्लोप को कैसे निकालेंगे। ठीक है, कर्व्स के अंदर हम लोग स्लोप कैसे निकालें, देखिए। तो यहाँ पे मैं कर्व बनाने वाला हूँ, पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कर्व बनाऊँ। ठीक है,
अब ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, कर्व बनाया है। अब इस कर्व से हमें क्या निकालना है, स्लोप फाइंड। स्लोप फाइंड करना है, फिर उसका इंक्लिनेशन भी निकालना है। तो पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, जिस पॉइंट्स में हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो उसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट को ये पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, इसको डी मान के चलते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। हम इन सारे पॉइंट्स में हम लोग क्या निकालेंगे, इंक्लिनेशन निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, स्लोप हमारा कैसे निकलेगा। अब एक बात ध्यान रखेगा कि जो स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट अगर हमारा क्या हो रहा है, थीटा उसका जीरो हो रहा है, तो वो हमारा ग्राफ कैसा रहेगा, कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो वो ग्राफ जो भी बनेगा वो आपका जीरो कांस्टेंट वाला ग्राफ है। अब देखें यहाँ, अब इंक्लिनेशन निकालते हैं। तो किसी कर्व सरफेस पे इंक्लिनेशन निकालने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे कि अभी मैंने टेंजेंट वाली बात बताई। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कलर चेंज, सब कलर चेंज। ये मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया। पहले ठीक है, पहले पूरे टेंजेंट बना लेते हैं सारे। इसका टेंजेंट यहाँ पर आएगा, इसका टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा। टेंजेंट का मतलब आपको शायद पता होगा कि किसी भी सर्कुलर पार्ट को किसी एक पॉइंट पे टच करना चाहिए लाइन। टेंजेंट आपका किसी सर्कुलर वाले पार्ट को एक पॉइंट में टच करना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपका स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए भी टेंजेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, स्ट्रेट कांस्टेंट वाला। अब यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट आपका कुछ ऐसे ड्रॉ। ठीक, टेंजेंट कुछ आपका ऐसे ड्रॉ होगा आपका। ठीक है, और इसका टेंजेंट कुछ आपका ऐसे ड्रॉ। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेंजेंट ड्रॉ करना आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब सबका स्लोप निकालना सिखाई दिया अभी इंक्लिनेशन। तो चलिए चालू करते हैं। पहला पॉइंट, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थीटा लेना है। चलिए, थीटा उन्होंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए थीटा। थीटा क्या होना चाहिए आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए थीटा इसका ये हो गया, इसका थीटा मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ। इसका थीटा ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसका थीटा आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इसका भी थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इसका थीटा आपका ऑब्टयूज एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका थीटा। तो अब बात करते हैं किसके लिए थीटा पॉजिटिव है, किसके लिए थीटा नेगेटिव है, अभी बताएं। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का केस हम लोग डिस्कस किया है। उसके अंदर ही हमने बताया था स्लोप कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। ठीक है, अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे किस किस पॉइंट के लिए थीटा नेगेटिव है, सॉरी स्लोप नेगेटिव है, उसके बारे में बात कर लें। तो अगर हम पॉइंट ए की बात करें, तो ए पॉइंट में स्लोप क्या है, ए पॉइंट में स्लोप क्या है, नेगेटिव है। उसी के साथ अगर हम देखें तो बी पॉइंट में भी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। बी और ए पॉइंट में स्लोप क्या नेगेटिव है। और ई पॉइंट में स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और बी और सी पॉइंट पे, बी एंड सी पॉइंट में आपका थीटा क्या है, 0 डिग्री है। और स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कर्व सरफेस में हम लोग कैसे स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। ये वाला पार्ट भी आपको बहुत ही हेल्प देगा। बेसिकली आपका बेसिक मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फिजिक्स में कहीं पर भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे स्लोप में, कर्व सरफेस में स्लोप कैसे दिखाते हैं। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ बोलते हैं। जो आपका ये उठा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा बोलते हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, उसको आप ध्यान सुनिए। ठीक है, उसको आप नोट भी कर लीजिए।
यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ कि एट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा स्लोप स्लोप इज ऑलवेज जीरो, जो कि आपको दिख भी रहा है। स्लोप इज ऑलवेज जीरो। जीरो क्यों बोला है? क्योंकि स्लोप आपका यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है, हमें दिख रहा है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपका स्लोप जीरो रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि हर कर्व में एक लो मैक्सिमा आएगा और एक मिनिमा आएगा, तो उस पॉइंट पे आपका थीटा क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो ये बात होगी हमारे स्लोप की इंक्लिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आ जाएगी, धीरे धीरे जैसे आप बार बार देखोगे तो ये बात आ ही जाएगा। तो रोहित भाई पूछ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कैसे? आई थिंक आपका यही सवाल है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये पूछ रहे हैं आप। हाँ जरूर हो सकता है। अगर आपका ऊपर वाला जो पार्ट है डी वाई वाला पार्ट ये जीरो हो जाए तो आपका जीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने अभी सही बात बोला कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स या फिर डेल वाई बाई डेल एक्स। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक बार जस्टिफाई कीजिए अपना क्वेश्चन को, अपना क्वेश्चन एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए मेरे को, तो भी मैं आपको समझा पाऊंगा। देखिए अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो डेल बाई डी वाई बाई डी एक्स आपका जीरो हो जाएगा। कैसे? देखिए अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, देखिए तो y आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर आप x बढ़ा रहे हो तो जो चेंज आएगा y पे वो जीरो आएगा, और dx आपका इंक्रीज होगा ना, फंक्शन आपका इंक्रीज रहेगा, ये फंक्शन आपका इंक्रीज रहेगा, तो यहाँ पर जीरो हो सकता है ये। अगर आपको कुछ क्वेश्चन और है तो आप एक बार टाइप कर दीजिए ब्रीफली, तो मैं आपका क्वेश्चन समझ पाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे हम बात करते हैं स्लोप, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप के वाले पोर्शन को खत्म करते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। अच्छा अच्छा, आई गिवन आंसर व्हेन यू वर राइटिंग द स्टेटमेंट। ओके ओके, कोई सॉरी सॉरी माय बैड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, मतलब आपको समझ आ रही है बात मेरी, ठीक है। अगर आपको मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन है समझ आ रहा है तो एक बार यस या नो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एक बार यस या नो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं क्या? स्लोप के बारे में, ठीक है। स्लोप के बारे में डिस्कस करते हुए सेशन को एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बाकी के पार्ट को कवर करेंगे। चलिए, तो अभी तक हम लोग ने इंक्लिनेशन वाला पार्ट पूरा समझ लिया है। अब हमें स्लोप समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्लोप समझने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो चलिए एक स्लोप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। स्लोप के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को क्या कर सकते हैं? एंड कर सकते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। यू आर अ 12th पास स्टूडेंट, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। इफ यू हैव एनी कनेक्शंस विद योर प्रीवियस क्लासेस, अगर आपके पास कोई क्लास 11 12 का स्टूडेंट्स होंगे तो आप उसको मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ, ठीक है ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम स्लोप की, ठीक है। स्लोप के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप का फंडा देखते हैं। तो पहले बात तो आपको ये देखना है कि स्लोप, ठीक है, स्लोप और स्ट्रेट लाइन में फर्क है, ठीक है। पहले हमें क्या बात करनी पड़ेगी? स्लोप और स्ट्रेट में फर्क है, ठीक है। स्लोप क्या होता है कि अगर आपका कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी एंगल पे क्या इंक्लाइंड है तो वो हम स्लोप कहेंगे,
ठीक है, किसी भी एंगल पे अगर हमारा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है तो हम उसको स्लोप कह सकते हैं। अब स्लोप के लिए हमारे पास कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपका थीटा क्या बना रहा है, ज़्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप के बारे में कुछ जानना यहाँ पे थोड़ा बहुत जरूरी है, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपने स्लोप इंक्लिनेशन समझ लिया तो स्ट्रेट लाइन तो और हलवा हो जाएगा। इंक्लिनेशन समझ गया तो स्लोप भी अच्छे समझ जाएंगे। तो स्लोप में क्या है, स्लोप को हम लोग कैसे दिखाते हैं, अभी तक हमने बताया था कि एम, और एम हमारा टेन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, अगर हमारे पास वाई इंक्रीजिंग फंक्शन में, वाई इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाएंगे वाई बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो आपका एम की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कब तक, कब तक कब तक कब तक, थीटा जब तक आपका 90 डिग्री तक नहीं पहुंचे। 90 डिग्री के बाद अगर हमारे पास थीटा बढ़ेगा तो y क्या होगा, फंक्शन उसका डिक्रीज करेगा। y का फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे वैसे वैसे y क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। थीटा क्या करेगा, थीटा तो इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, थीटा आपका 180 डिग्री के पास जा रहा होगा, बट टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप का भी फंडामेंटल बताया था आपका, स्लोप क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो स्लोप क्या रहेगा आपका, फंक्शन डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी आपका डिक्रीज करेगा। स्लोप डिक्रीज करने का मतलब थीटा, टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, टेन थीटा क्या रहेगा आपका, नेगेटिव होगा। अभी रेकमेंड हुआ है मेरे को तो वॉचिंग, वॉचिंग कम थी इसीलिए देखने आया था, कैसा पढ़ा रहे हो आप। ठीक, 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 कोई बात कोई बात। तो देखें यहाँ पर टेन थीटा क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वाई एक्सिस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और लास्ट वाला केस क्या था हमारे पास, अगर स्लोप आपका जीरो हो जाएगा तो वाई पूरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, थ्रू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, क्या लिखने वाला हूँ स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट ये है कि स्लोप का मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है। ठीक, अगर हम स्लोप ले रहे हैं तो इस एम का कोई ना कोई तो वैल्यू रहेगा ना, इस एम का कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम tells us, tells us the rate, the rate of rate of change of function। ठीक है, फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, किस रेट से आपका फंक्शन चेंज हो रहा है वो आपका स्लोप का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो। तो अगर आपका स्लोप की वैल्यू, स्लोप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, स्लोप का मैग्नीट्यूड मैं ऐसे दिखा रहा हूँ देखिए, ठीक है, तो उसको मैं मॉड से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लोप की मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ना कि उसके साइन डी की। अगर पॉजिटिव होगा तो वो डिक्रीज करेगा, सॉरी पॉजिटिव हो तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव हो डिक्रीज करेगा, वो बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो भी आपका स्लोप है उसका मैग्नीट्यूड, उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, वो अगर है तो क्या होगा आपका, वो बताएगा कि उतने ही रेट से आपका फंक्शन क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर एम की वैल्यू -5 है, एम की वैल्यू -5 है, तो माइनस डिनोट क्या कर रहा है कि फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब 5 क्या डिनोट कर रहा है, 5 क्या उसका मैग्नीट्यूड है, एम इक्वल टू -5 लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम इक्वल टू मॉड 5। मॉड 5 अकेला क्या बता रहा है, नेगेटिव बताएगा कि फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, 5 आपका क्या बताएगा कि किस रेट से डिक्रीज कर रहा है।
किस रेट से आपका फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वो आपका बताएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे स्लोप की। मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, ठीक है, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप मोर इज द रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। ठीक है, मोर द मोर द मैग्नीट्यूड more the magnitude of the more the magnitude of the slope more is the rate of change in function, more is the rate of change in function, इतना ही चेंज आपका फंक्शन में होगा, उसी रेट जिस रेट से आपका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो। तो आई होप आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे नोट्स अगर आप मेरे साथ बैठ के बना रहे तो अच्छी बात है। अगर आपको लेक्चर के साथ नोट्स बनाना नहीं पसंद है तो आप सीधा काम क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपने खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, वो तो भेजूंगा। अगर आपको ये प्रिंटेड ऐसे नोट्स चाहिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपका अपडेट कर दूंगा, आप दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको हैंड रिटन नोट जो मैंने अपने पेन से अपने रफ कॉपी में लिखे वैसे नोट्स चाहिए या फिर आपको ऐसे डिजिटल नोट्स चाहिए। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसी के साथ आज का लाइव सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए ग्राफ एंड स्ट्रेट लाइन है, इसके नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये कोनिकल सेक्शन, इसके ग्राफ, सर्कल, इलिप्स, ठीक है, इलिप्स, फिर पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद हाइपरबोले के साथ हम लोग ग्राफ्स को एंड करेंगे, उसके बाद कैलकुलस वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस सेशन को, इस सेशन से नॉलेज लेके गए होंगे, समझा होगा इस पूरे सेशन को। ठीक है, पूरे सेशन को समझा होगा अच्छे से। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। और इसके कल तक मैं आपका ये बेसिक मैथ का नोट्स अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे। और भी बहुत सारे नोट्स वहाँ पे अपडेटेड हो चुके हैं जो भी हमारे चैप्टर्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते